रहीम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव एज यूजुअल जी टैक्सेस के अपडेट्स और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कुछ बात करनी है। तो जी पहला क्वेश्चन आपका जी। सर मेरा क्वेश्चन है सेल्स टैक्स लॉ में टैक्सेबल सप्लाईज किसको कहा जाता है? जी उसमें सेक्शन 2 में जब आप जाएंगे तो अल्फाबेटिकली टैक्सेबल सप्लाईज आएगा, उसमें जीरो रेटेड और जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो दोनों टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन में शामिल है। हाँ ठीक है, उस पर 0% होगा जो विदाउट सेल टैक्स आप एक्सपोर्ट जैसे करते हैं, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन में शामिल है। जी आपका जी सवाल। इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंट पर्सन किसको कहा जाता है? देखिए रेजिडेंट पर्सन सेक्शन जो रेलिवेंट है इसका 80, 81, 82, 81 से लेके तो 84 तक, ये 82, 83 तक जाता है। उसमें लॉ ये कहता है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल कंपनी और एओपी है नंबर 1, या आप फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आते हैं तो आपको रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। जी आपका जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। आपने जो डिस्काउंट इनवाइसेस और बिल्स के ऊपर लिखा होता है और इनवाइस में से माइनस किया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और जो डिस्काउंट अगर आप अर्ली पेमेंट कर देंगे क्रेडिट में परचेज करने के बाद तो वो जो आपको दिया जाएगा उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सीखने वाली है, वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कोई नहीं होती, क्योंकि वो आपकी प्राइस में से माइनस होकर आपके पास आता है, जबकि जो दूसरा डिस्काउंट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी एक्सपेंस है डायरेक्टली उसमें वो फॉल करता है। जी आपका जी। इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंट इंडिविजुअल किसको कहा जाता है? जी रेजिडेंट इंडिविजुअल बेसिकली आप तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मेट कर दें तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं। नंबर 1, अगर आप 183 डेज और मोर इन पाकिस्तान है ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर। नंबर 2, अगर आप 120 दिन पाकिस्तान में है उस टैक्स ईयर में, या पिछले 4 सालों में आप 365 डेज और मोर पाकिस्तान में हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप क्या कहते हैं आप 3 केसेस, आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या ऑफिशियल है वेयर एवर पोस्टेड, तो तीनों केसेस में अगर कोई एक भी कंडीशन मेट होगी तो आप रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। जी आपका सवाल जी। जो इनकम टैक्स रिटर्न 2020 की जा रही है उसमें कुछ एग्जांपल मिनिमम टैक्स के शेयर कर दें। जी इन्होंने काफी जो केसेस है, क्योंकि असल में एफटीआर में लोग फाइनल टैक्स रिजीम में थे, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे, तो अब उन्होंने उसको कवर करने के लिए और लोगों को कहा कि अब आप जिसमें आपके कमर्शियल इंपोर्टर, कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाईज, कमीशन एजेंट काफी हद तक उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है एफटीआर से मिनिमम टैक्स रिजीम की तरफ। जी आपका सवाल। इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंट कंपनी किसको कहा जाता है? रेजिडेंट कंपनी देखिए 2 में से 3 में से कोई एक भी कंडीशन मेट हो जाए तो आप रेजिडेंट कंपनी बन जाएंगे, या तो आपकी फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान या रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो। नंबर 2, अगर आप दूसरा आपका सिचुएशन है कि अगर होली और पार्टली आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी भी वक्त ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पाकिस्तान में है। और तीसरा, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर गए तो फिर आप रेजिडेंट कंपनी ट्रीट हो जाएंगे। जी जनाब आपका सवाल। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स के रिफंड पड़े हो तो उसको किस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? देखें इनकम टैक्स रिफंड अगर इस वक्त लॉ ये है कि 120 सेक्शन में जो रिटर्न आपकी फाइल होती है 2020 तक वो डीम टू बी ऑर्डर हो जाता है। नंबर 1, अगर आपके पेमेंट पड़ी हुई है तो आप पिछली टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स की उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली मीन्स के नेक्स्ट जो आपकी आएगी, पीछे रिफंड है, फर्ज करें 2019 में रिफंड पड़े हुए हैं और 20 में अगर आपका टैक्स पेएबल निकला है तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेल टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये और अगर आप तीसरा ये भी चाहें कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे करना है और आपका विद द रिटर्न फंड पड़ा हुआ है तो आप वहां भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जो टैक्स पेयर अवेल कर सकता है। जी आपका सवाल जी। इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंट एसोसिएशन पर्सन किसको कहा जाता है? देखिए रेजिडेंट एओपी के लिए एक ही कंडीशन है, अगर आपका पार्शल कंट्रोल जो है किसी भी वक्त पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसे हम कहते हैं, तो आप रेजिडेंट एओपी बन जाएंगे, वरना आप नॉन रेजिडेंट एओपी है। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स टैक्स लॉ में किसी रजिस्टर्ड पर्सन का इनपुट टैक्स उसके आउटपुट टैक्स से ज्यादा हो जाए तो क्या वो शख्स उस टैक्स पीरियड में सेल्स टैक्स की कोई पेमेंट नहीं करेगा? देखिए बात यह है कि कुछ एक्सेप्शंस को निकाल के जहां लो आपको 100% एडजस्टमेंट देता है, जैसे फिक्स एसेट्स है, कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं, वो स्पेसिफाइड केसेस हैं जिनमें आपको अगर आपका इनपुट ज्यादा है तो कोई टैक्स नहीं आप पे करेंगे। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड रेट और आपको लॉ नहीं करता तो फिर अगर आपका इनपुट ज्यादा होगा, फर्ज करें आपका 100 रुपए का इनपुट है और आउटपुट आपका 90 रुपए है,
या 80 रुपीज है तो 90% ऑफ आउटपुट तक आप इनपुट ले सकते हैं। यानी आपको जो अगर ज्यादा होगा तो 10% फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इवन के आपका एक्सेस पेमेंट पड़ी होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट होगा जिसको मेट करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जी, इस वक्त जो प्रोफाइल अपडेट अंडर सेक्शन 114A ऑफ इनकम टैक्स लॉ का स्टेटस क्या है? देखिए इस पे ना जो अमेंडमेंट की गई थी कि अब आप अपना प्रोफाइल जो 114A में लोग उसको अपडेट करेंगे और उसकी डेडलाइन जो है ना उन्होंने 31 दिसंबर पे एक्सपायर हो रहा है। कुछ लोगों की पहले ही चल रही थी, लेकिन सवाल ये एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन बात अब ये है कि अभी प्रोफाइल FBR ने जो प्रिस्क्राइब करना था वो अपलोड ही नहीं हुआ, तो अब ऑब्जेक्शन लग रही है, क्वेरीज जा रही हैं FBR को भी कि जनाब इसको अपलोड कर दें ताकि लोग अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकें। वरना फिर ओबियसली दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि उसकी डेट एक्सटेंड कर दें आप, फिर इतना टाइम ले लें ताकि दूसरों फिर इस सिचुएशन में जबकि रिटर्न 8 दिसंबर की पड़ी हुई है, लास्ट डेट है, तो टाइम इतना शॉर्ट है, तो बेहतर यही है कि उसकी डेट जो है ना कंप्लायंस की वो एक्सटेंड कर दे। जी जनाब। क्या इनकम टैक्स लॉ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सेप्ट करता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस? देखिए बात यह है कि इनकम टैक्स लॉ का इंडिपेंडेंट लॉ है, उसके सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को बिल्कुल एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी जो इनकम टैक्स लॉ है मसलन जो कहता है। मसलन कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। आपने जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो टैक्स में डिसलो हो जाएगी और टैक्स वाली डेप्रिसिएशन जो वो आपको देंगे वो आप क्लेम करेंगे। अब फाइनेंस लीज में आप मार्कअप और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बुक लाइबिलिटी बुक करते हैं और डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। टैक्स वाले सिर्फ लीज रेंटल आपको देंगे, डेप्रिसिएशन और मार्कअप रिवर्स हो जाएगा। फिर अगर आपने क्रॉस चेक में पेमेंट ना की, जहां लो जैसे सैलरी है 25,000 से ऊपर अगर आप सैलरी देंगे एक बंदे को एक महीने में तो वो क्रॉस चेक में देंगी। अगर आपने कैश में दी होगी तो वो डिसलो कर देंगे। अगर आपने टैक्स काटे बगैर पेमेंट की होगी वो एक्सपेंसेस डिसलो हो जाएंगे। अगर आपने बिजनेस के एक्सपेंसेस क्लेम ना किए, पर्सनल किए, वो भी डिसलो हो जाएंगे। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम किए वो भी डिसलो हो जाएंगे। सो इट मीन्स कि सर्टेन एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके प्रॉफिट में की जाएंगी ताकि अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस किस में कन्वर्ट हो जाए, टैक्स के प्रॉफिट या लॉस के अंदर। जी हाँ जी, आपका जी। अगर कोई बंदा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाता है तो उस पे जो प्रॉफिट होगा उसके बारे में डिटेल शेयर करते हैं। बड़ी इसमें जी शोर पड़ा हुआ है, बड़े लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए बात ये है, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, असल में चीजें थोड़ी स्कैटर्ड है, उसको मैं सम अप करके आपको बता देता हूँ। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सबसे पहले तो मिलते हैं सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 60 प्लस होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। और या पेंशनर अकाउंट भी उन्हीं का ही खुलता है। नंबर 2, इसमें रेट ऑफ मार्कअप जो दिया जाता है लोगों को, इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के, यानी अगर आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं वो या अदरवाइज रेगुलर सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट तो उससे ज्यादा होगा। नंबर 3, वो बेनिफिट ये देते हैं कि जब पेमेंट करेंगे आपका टैक्स नहीं काटेंगे। नंबर 4, जब आप रिसीव करेंगे इसका ये मतलब नहीं कि आप टैक्स नहीं देंगे, मैक्सिमम 10% है और इसको नॉर्मल टैक्सेशन में जाके ऐड करके टैक्स निकाल लें। जिस तरफ टैक्स आपका कम बनेगा वो आप विद दी रिटर्न जो भी होगा जमा कराएंगे या एडजस्टमेंट उसकी क्लेम करेंगे। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स टैक्स लॉ में कितने पीरियड का रिकॉर्ड रखना एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाजमी है? जी देखें बात यह है कि रिकॉर्ड जो है वो 6 साल का जो है ना, जिस टैक्स पीरियड का है उस टैक्स पीरियड से ऑनवर्ड जो 6 जो आपके टैक्स पीरियड्स होंगे जो कि साल बनते हैं तो वो रखना लाजमी होगा। लेकिन अगर आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, असेसमेंट हो रही है, एडजुडिकेशन में है या कोर्ट में है या पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ फैक्ट में लड़ाई हो रही है, तो उस सूरत में फिर जब तक वो साल या वो ज्यादा साल जिनकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती तो उनमें फिर भी टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा। फिर आप चाहे 15 साल लग जाए, जब तक वो केस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक उस सालों का रिकॉर्ड रखना लाजमी है। जी जनाब। मैंने सुना है अगर कोई एक बंदा अपना रिहायशी घर 1 साल में सेल करता है तो जो कैपिटल गेन का टैक्स उस पर लगता है तो क्या उस पर लगेगा, ये ऐसा ही है या कुछ चेंज है इसमें? देखिए पता क्या, एक जब ये कंस्ट्रक्शन स्कीम आई थी इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अपना एक घर बेचेंगे और रेजिडेंशियल घर होगा और 500 स्क्वायर यार्ड का घर होगा, 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, यूटिलिटी बिल्स आपके पास होंगे और पहले आपने या आपकी फैमिली ने कोई बेनिफिट इसका नहीं लिया होगा तो उसका जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वैसे तो ये 236 में मिनिमम टैक्स है, लेकिन अगर आप 2021 में इसको बेचेंगे तो फिर 1 साल के अंदर जो बेचेंगे वो उससे वो एग्जेम्पशन 114 सेक्शन है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का जो ऐड हुआ है, लेकिन वो 2021 के लिए होगा, उससे पहले एप्लीकेबल वो नहीं है। जी जनाब आपका। क्या इनकम टैक्स लॉ के रिकॉर्ड में और सेल्स टैक्स लॉ के रिकॉर्ड में कोई फर्क होता है या दोनों सेम होते हैं?
ये तो बड़ा अच्छा सवाल है जी, आपने लगता है क्रिटिकल एनालिसिस किया जहां से सवाल आपने निकाल लिया। लेकिन बात यह है कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली वही है जो सेल टैक्स लॉ का है। इसमें ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स में कुछ और मेंटेन्ड हो रहा है, सेल टैक्स में कुछ और मेंटेन्ड हो रहा है। अगर मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, मसलन इनवाइसेज हैं, बिल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, लेबर शीट्स हैं, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है, पार्टी लेजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इंटरप्रिटेशन है, सब कुछ वो उसी तरह ही है जिस तरह के। तो इसमें इसको कोई ज्यादा आपने डिफरेंशिएट नहीं करना कि ये बिल्कुल ऑन सेम फुटिंग पे बनाया जाता है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? तो सारी क्रीम तो आपने मुझसे पूछ ली, पार्टनरशिप का तो क्वेश्चन इतने क्वेश्चन है, लेकिन की पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अगर आपने पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जेहन में रखना है कि एक एडमिशन का केस है, एक डेथ है, एक रिटायरमेंट है, ठीक है, एक आउटगोइंग पार्टनर है, ये मुख्तलिफ सिचुएशन है जो है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जो इनका एग्रीमेंट साइन होगा ना आपस में, पार्टनरशिप डीड या आउटगोइंग का, उसको बेस बनाना है। अब लोग क्या करते हैं, रटा तो लगा लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि बेस पीछे क्या है। अगर आप 100 सवाल भी कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ना हुआ तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने का बेस्ट वे ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल्ड हुई है उस एग्रीमेंट के अंदर जो आपको दिया जाएगा उसके मुताबिक उसको रिजॉल्व कर दें, आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी जी। अगर किसी बंदे ने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एनटीएन लिए बगैर सेल टैक्स लॉ में नहीं जा सकते। आपको पहले नेशनल टैक्स नंबर लेना है, उसके बाद आपको सेल टैक्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म है, प्रिस्क्राइब चीजें हैं। अगर आपका फैक्ट्री प्रेमिसेस है तो हो सकता है वो आपको फिजिकल सर्वे भी करे, यूटिलिटी बिल्स आपसे लेंगे, प्रेमिसेस का रेंट एग्रीमेंट या टाइटल डीड लेंगे, तो मुख्तलिफ जो भी चीजें हैं वो आपसे लेके और बैंक अकाउंट होगा, फिर जाके आपका जो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी जी। आपका सवाल जो कमेटी लोग डालते हैं कैश में, तो ये इनकम टैक्स लॉ में कैसे ट्रीट होगा? आपने तो अपना जाती सवाल रिजॉल्व करा लिया जी। मसला ये है कि जो कमेटी है, बेसिकली इशू ये आता है कि पहले भी सवाल रेज हो चुका है। मसला ये है कि कमेटी में जितना पैसा आता है वो सारा कैश में डिपॉजिट और विड्रॉल है। अब अगर आप इसको लोन ट्रीट कर दें या एडवांस ट्रीट कर दें तो सवाल ये है कि वो तो कैश जिसको मिलेगा उसने कैश ही दिया और कैश ही लिया। अब इनकम टैक्स लॉ में कमेटी को आप नहीं शो कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन है क्योंकि वो कैश लोन इसको ट्रीट कर देंगे, वो इनकम बना देंगे। अगर सारे लोग क्रॉस चेक में बैंक में जमा करवाएं और क्रॉस चेक में लें तो फिर कमेटी को शो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आज तक मैंने तो कभी किसी की कमेटी नहीं डलवाई, मतलब उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया। लेकिन आप बंदे की कमेटी निकली है तो वो फिर उसकी इनकम बना के तो इसको, आल्दो की ये प्रैक्टिस है, चलता है सब कुछ, जितने पैसे दिए उतने ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर ये क्रॉस चेक में हो जाए तो फिर इनकम टैक्स को भी कोई एतराज नहीं होगा जी। आपका क्या है? क्या वो लोग जो नॉन रेजिडेंट है उनको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना लाजमी होती है? देखिए मैं पहले को जरा कंप्लीट कर दूं। इसका फिर हल ये होता है कि लोग जितने पैसे आप दे रहे हैं उसको कैश इन हैंड में आप शो कर ले ताकि बाद में वो कमेटी वाले पैसे आपके काम आ जाए। रही बात नॉन रेजिडेंट की, तो इसमें देखें रिटर्न फाइल करना तो नॉन रेजिडेंट को जब तक उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ना हो तब तक तो उसको जरूरत नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करे। अब मसला ये हो रहा है कि उन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, अमूमन क्या होता है कि वो पैसा बाहर से भेज रहे होते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और जब प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं उसको डबल टैक्स लग जाता है। तो मजबूरन उनको फिर इवन के पास लॉ नहीं रिक्वायर करता लेकिन उसको एक्टिव टैक्स पेयर में आने के लिए रिटर्न को फाइल करना पड़ जाता है। हमने खुद कितनी रिटर्न फाइल की हैं, आल्दो के लॉ रिक्वायर नहीं करता लेकिन उसको एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में लाने के लिए ताकि टैक्सेस से बचा जा सके और उसकी प्रॉपर्टीज को भी ओबियसली कवर किया जा सके जी। आपका जी, क्या कोई माइनर इंडिविजुअल किसी दूसरे बंदे के साथ एंटर हो सकता है? जी पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है लेकिन शर्त ये है कि उसमें फॉर द बेनिफिट्स ओनली एंटर। देखें जो माइनर होता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए उस नहीं सोच सकता, उस तरह उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि लॉ ये कहता है कि वो बेनिफिट्स पर्पस के लिए एंटर हो सकता है लेकिन अगर लॉस होगा तो फिर आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये एक बड़ी एक्सेप्शनल केस है कि आप पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट पर्पस के लिए, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो उसको देंगे, लॉस होगा तो उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे जी। मुझे उम्मीद है जी आप लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियो हम कैरी करेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास इसी तरह की वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।